हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए स्टूडेंट्स आज हम 13 चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का संक्षिप्त जीवन परिचय और कार्य। महात्मा गांधी, जिनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में पोरबंदर नामक कस्बे के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने 1887 ईस्वी में राजकोट से मैट्रिक की परीक्षा पास की तथा उसी साल वे इंग्लैंड बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के बाद वे स्वदेश लौटे तथा कुछ दिनों तक वकालत की। 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए एक भारतीय व्यापारी को एक मुकदमे में सहायता करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष बिताए। उस समय दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक जीवन में गोरे लोगों की प्रधानता थी। इन गोरे लोगों में रंग भेद की भावना अत्यधिक प्रबल थी और गांधी जी को कई बार अपने रंग के कारण गोरे लोगों द्वारा अपमानित होना पड़ा। रंग भेद की नीति और भारतीयों के अपमान से उनका आत्मसम्मान जागृत हो उठा और उन्होंने व्रत लिया कि वे दक्षिण अफ्रीका में रहकर भारतीयों की दशा सुधारने के लिए उनको संगठित करेंगे। इस उद्देश्य से अपने अफ्रीका प्रवास के 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा कुछ अखबारों को भी निकाला। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को सम्मानित स्थान दिलवाने के उद्देश्य से उन्होंने लगातार संघर्ष किया। अपने प्रवास के अंतिम वर्षों में उन्होंने 1908 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का एक नया तरीका था, जो राजनीतिक संघर्ष के क्षेत्र में गांधी जी की मौलिक देन है। इस सत्याग्रह के फलस्वरूप दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने 1914 में भारतीयों के विरुद्ध पास किए गए कुछ अमानुषिक कानूनों को हटा दिया और गांधी जी को अपने सत्याग्रह में सफलता मिली। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के नए अस्त्र द्वारा भारतीयों का सफल नेतृत्व करने के बाद गांधी जी की ख्याति देश विदेश में फैल गई और वे भारत में कर्मवीर गांधी के नाम से मशहूर हो गए। अपने दक्षिण अफ्रीका के अहिंसात्मक आंदोलन के दौरान ही गांधी जी का भारत के सभी गण्यमान्य नेताओं से परिचय हो चुका था। इन सभी नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले उनको अत्यंत प्रिय मालूम हुए और वे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। दक्षिण अफ्रीका में ही बसे हुए भारतीयों की दशा का अध्ययन करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1912 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान
उनमें और गांधी जी में आत्मीयता बढ़ गई। दक्षिण अफ्रीका में ही संघर्ष समाप्त कर गांधी जी ने 1915 ईस्वी में स्वदेश लौट आए। गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत की राजनीति का मौन रखकर अध्ययन करने की सलाह दी। गांधी जी के लौटने के कुछ ही महीने बाद गोखले का स्वर्गवास हो गया और गांधी जी ने उनके उपदेश का पालन कर 1 वर्ष तक इस देश की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन किया और 1916 ईस्वी से अपना कार्य प्रारंभ किया। स्वदेश लौटने पर गांधी जी को कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहकर संबोधित किया और उसके बाद वे महात्मा गांधी के नाम से विख्यात हो गए। उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य चंपारण जिले के किसानों को नील्हा साहबों के अत्याचार और शोषण से मुक्त करना था। गांधी जी ने चंपारण के किसानों को नील्हा साहबों के अत्याचारों से मुक्त किया। उन्होंने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह चलाया जिसमें किसानों को मालगुजारी देने से मना किया गया था और सरकार को किसानों के साथ मजबूर होकर समझौता करना पड़ा था। 1919 से महात्मा गांधी जी ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करना शुरू किया। वे देश के राजनीतिक रंगमंच के केंद्र में प्रतिष्ठित हो गए तथा वे अपने जीवन के अंत तक राष्ट्रीय चेतना और सम्मान के प्रतीक बने रहे। इसी से 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक का युग गांधी युग कहा जाता है। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट नामक काले कानून का विरोध करने के लिए देशव्यापी सत्याग्रह छेड़ा। इसी सिलसिले में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक निहत्थी सभा पर गोली चलाई गई जिसमें 400 व्यक्ति मारे गए और हजारों घायल हो गए। इस राष्ट्रीय अपमान के बाद महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन को और गतिशील बनाया। 1919 में ही जब प्रथम विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्रों ने तुर्की के सुल्तान के साथ सख्त रवैया अपनाकर उनके अधिकारों को छीन लिया तो मुसलमानों में आक्रोश फैल गया था। मुसलमान लोग तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसलिए खलीफा के अधिकारों की रक्षा के लिए उन लोगों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने मुसलमान भाइयों की धार्मिक भावना की कद्र करते हुए खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 1 अगस्त 1920 से महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज का अंत करने के लिए असहयोग आंदोलन छेड़ा। उन्होंने इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार से संबद्ध सभी संस्थाओं से असहयोग करने का आह्वान किया था। उनके आह्वान पर विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी एवं बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रसिद्ध वकीलों ने वकालत तक छोड़ दी। पर गांधी जी ने अपने आंदोलन में सत्य, अहिंसा एवं नैतिकता को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इसीलिए 1922 ईस्वी में जब चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की एक क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी तथा 22 पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी गई, तब गांधी जी ने इस भयानक हिंसा से दुखी होकर आंदोलन को तुरंत स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया और उन्हें 6 वर्ष
कैद की सजा मिली। 2 वर्ष तक जेल में रहने के बाद गांधी जी को अस्वस्थता के कारण छोड़ दिया गया। 1924 ईस्वी में जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा देश की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयत्न शुरू कर दिया। इसे शुरू करने के बाद इस कार्यक्रम के द्वारा देश का उत्थान करने के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे। इस कार्यक्रम में हरिजनों द्वारा खादी, सांप्रदायिक एकता, ग्रामोद्योग, मद्य निषेध तथा गांवों एवं स्त्रियों के उत्थान पर जोर दिया गया। बुनियादी शिक्षा एवं राष्ट्रभाषा का प्रचार भी इस कार्यक्रम के अंग थे। 1927 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत की राजनीतिक दशा का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। चूंकि इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का देशव्यापी बहिष्कार हुआ। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। मार्च 1930 में उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद से दांडी समुद्र तट की पद यात्रा और समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। पूरे देश में नमक कानून भंग करने का जोश उभर आया और सरकार को नमक कानून में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1931 में महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ और उसके बाद गांधी जी ने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन ब्रिटिश सरकार की कूटनीति और भारत के सांप्रदायिक तत्वों के कारण असफल रहा और महात्मा गांधी ने स्वदेश लौटने पर 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः चालू कर दिया। अगस्त 1932 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसके अनुसार हरिजनों को हिंदू समाज से अलग मानकर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। गांधी जी ने इस निर्णय को रद्द कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारंभ किया। जब हिंदू नेताओं और हरिजनों नेताओं के समझौते में हरिजनों को हिंदू समाज में न्यायपूर्ण स्थान देने की बात मान ली गई, तब गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। 1 सितंबर को 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर महात्मा गांधी ने भरसक कोशिश की कि अंग्रेज भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दे, पर जब उन्हें इस प्रयत्न में निराशा हुई, तब उन्होंने 1940 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ा। इस सत्याग्रह को अक्टूबर 1940 में विनोबा भावे ने शुरू किया और 1941 तक देश के विभिन्न भागों में 14,000 व्यक्तियों ने इस सत्याग्रह के सिलसिले में जेल की यात्रा की। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। 8 अगस्त की रात में गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस पूना और अहमदनगर किले में भेज दिया गया। नेताओं के अभाव में इस आंदोलन ने हिंसात्मक विद्रोह का रूप धारण किया और देश के कई भागों में ब्रिटिश सत्ता कुछ महीनों के लिए समाप्त हो गई। पूना के आगा खां पैलेस में बंदी जीवन बिताते हुए गांधी जी को अपने प्रिय सचिव महादेव देसाई और अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा की मृत्यु का दुख सहना पड़ा। 1944 के मई महीने में गांधी जी को अस्वस्थता के कारण रिहा कर दिया गया।
1944 के सितंबर महीने में गांधी जी ने बंबई जाकर हिंदू मुस्लिम समस्या सुलझाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना से बातें की, पर यह वार्ता असफल रही। 1946 के नवंबर से अपने जीवन की अंतिम घड़ियों पर गांधी जी का अधिकांश समय हिंदू मुस्लिम दंगों को दबाने तथा दंगा पीड़ितों की सेवा करने में बीता। 1947 के मार्च से मई महीने तक उन्होंने बिहार के दंगा पीड़ितों के क्षेत्रों का दौरा किया। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, उस दिन भी गांधी जी कलकत्ते में दंगों को दबाने में लगे हुए थे। कलकत्ते में दंगों को रोकने में गांधी जी के व्यक्तित्व ने चमत्कारपूर्ण प्रभाव दिखलाया। 1947 के अक्टूबर से जनवरी 1948 ईस्वी तक गांधी जी ने दिल्ली के बिड़ला भवन में रहकर दंगा पीड़ितों तथा देश के विभाजन से पीड़ित विस्थापितों की सेवा की थी। देश विभाजन के कारण जो घृणा और विद्वेष का जहर फैला था, उनको रोकने के प्रयास में गांधी जी को अंत में अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी की शाम को बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए गांधी जी को एक हिंदू युवक नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोडसे सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति का समर्थक थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जिस राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया था, उसी की बलि वेदी पर उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। इस बलिदान के बाद गांधी जी विश्व इतिहास में बुद्ध और ईसा की कोटि में आ गए। महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता तथा भारत के सबसे बड़े सपूतों में से एक थे। उन्होंने अपने त्याग और बलिदान से भारत को आज़ादी दिलवाई, जिससे वह राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। महात्मा गांधी का अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग और 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटना विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। गांधी जी का भारत लौटना भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की एक सर्वप्रमुख घटना भी है। सन 1915 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर राजनीति जीवन में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी। इस अवधि में उन्होंने ठहरो, स्थिति का अध्ययन करो और फिर आगे बढ़ो की नीति को अपनाते हुए तत्कालीन राजनीति का सूक्ष्म अध्ययन किया। वे देश के कोने कोने में गए ताकि लोगों की सही आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति जान सके। उन्होंने पाया कि अंग्रेज हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। गांधी जी ने 1919 से लेकर 1947 ईस्वी के काल का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी ने अपने व्यक्तित्व में भारतीय राष्ट्रीयता को साकार रूप दिया। वे भाषा, धर्म, जाति एवं क्षेत्र की संकीर्णताओं से ऊपर थे तथा उनके प्रत्येक कार्य और शब्द से देश और देशवासियों के प्रति प्रेम झलकता था। उनके प्रभावशाली और मोहक व्यक्तित्व के प्रभाव में आकर देश के पढ़े लिखे लोगों तथा गांवों की अनपढ़ जनता ने कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। देश के प्रबुद्ध वर्ग अशिक्षित जनता को एकता के सूत्र में बांधने में वे बहुत हद तक सफल रहे। उनके संपर्क में आकर राष्ट्रीय नेताओं का एक दल तैयार होकर उन आदर्शों पर देश का शासन चलाया। उन्होंने देश के सभी वर्गों को व्यापक ढंग से प्रभावित किया। अतः उनके नेतृत्व में भारत की राष्ट्रीयता
एक साकार एवं ठोस सत्य बनकर उभर आई। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन थी।